कैसे आप लोग? डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट का। तो ठीक ठाक डिस्कशन, मजा आ रहा है। डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है ना? और डिस्कशन में मजा भी आना चाहिए। डिस्कशन में अगर मजा नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। और सारे चैप्टर्स को पहले पढ़ लीजिएगा, अब फिर डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है टेस्ट को। और सबको यहाँ तो एक लाइव टेस्ट जैसा ही हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको टाइम मिलता है। प्रैक्टिस सेट 7 है ये। आपको पता है हम लोग पैराग्राफ पे जाते नहीं, पहले पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। द बेस्ट पॉसिबल टाइटल फॉर द पैसेजेस। बेस्ट पॉसिबल टाइटल पे चला गया। टाइटल तो बिना पैराग्राफ पढ़े नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरियस हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न अमेरिका रिलेटेड टू। मॉडर्न अमेरिका के कहीं भी किसी भी देश में सीरियस हेल्थ कंसर्न किसकी वजह से है? स्मोकिंग, फास्ट लाइफ, पुअर डाइट, लोनलीनेस। ये क्या सिर्फ ये जो पूछ रहा सीरियस, हर जगह से क्या भारत में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है? सब जगह सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। तो स्मोकिंग क्या यही एक वजह है? फास्ट लाइफ, ये सबसे फास्ट लाइफ, आजकल इतना लोगों का फास्ट लाइफ हो गया है। ये फास्ट लाइफ और जो पुअर डाइट है, ये दोनों। अब पुअर डाइट की वजह भी जो फास्ट लाइफ है, ये भी समझ लो। फास्ट लाइफ की वजह से लोग, कोई लोग तो इतने होते हैं, इतने फास्ट लाइफ हो गए, इतने बिजी हो गए, तो मुझे पर खाने का टाइम ही नहीं है, ऐसे लोग भी होते हैं। और ऐसे लोग में हम लोग भी थे एक समय, कभी हुआ करते थे। अब तो समझदार हो गए कि खाने का टाइम नहीं था। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगातार क्लास, खड़े खड़े खा लिया फिर क्लास चले गए, बस ऐसे ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूड डेजर्ट्स आर। फूड डेजर्ट्स क्या है? हालांकि इसके क्वेश्चन में जाने के लिए भी हो सकता है उनको पैराग्राफ में जाना पड़े। फूड डेजर्ट्स आर एरियाज हैविंग लार्ज सुपरमार्केट चेन्स, लो इनकम एरियाज। ये तो बिना पैराग्राफ के नहीं बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाहर, यानी इस ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का पैराग्राफ हो गया। नहीं, ये कह रहा है कि पहले हमको पढ़ो और फिर बनाओ। तो चलो भाई पढ़ते हैं, कौन मना करता है इसको कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, पैराग्राफ में आते हैं। जैसा पैराग्राफ कहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। हमें अपना कौन सा नियम चलाना है? अगर ये पैराग्राफ कह रहे नहीं पहले मुझे पढ़ाओ, पढ़ो और तभी बना सकते हो, तो ठीक है। कुछ ऐसे पैराग्राफ भी मिले कि भाई 3 के 3 या 4 के 4 क्वेश्चन अपने पास, इससे पहले वाला जो पैराग्राफ था, तो ये थोड़ा सा उससे बदमाश टाइप का। हर तरह का पैराग्राफ मिलेगा। तो मैनी ऑफ द सीरियस हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न अमेरिका, मॉडर्न अमेरिका में जो ढेर सारे सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हैं, कैन बी लिंक टू पुअर डाइट। वो किसकी वजह से? पुअर डाइट्स, यानी खाना जो है कमजोर। हम लोग फास्ट लाइफ समझ रहे थे, पुअर डाइट, यानी पहले का जवाब मिल गया, पहले लाइन में था पुअर डाइट। पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम फूड्स हाई इन सोडियम, जो ऐसे लोग जो हमेशा ऐसे फूड का जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है, शुगर की मात्रा ज्यादा है, एंड सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट जैसे हम देखते हैं खरीद कर जो खाते हैं सामान पैकेट में, सैचुरेटेड फैट्स क्या, तो उसमें नॉट ओनली इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ ओबेसिटी, उनके सिर्फ मोटापा का चांस नहीं बढ़ता, ओबेसिटी का मतलब क्या था? मोटापा, बट ऑल्सो इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, करके हार्ट डिजीज होने का भी रिस्क जो है, खतरा जो है ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी, टेंशन भी जाता है, बीपी वगैरह भी ज्यादा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, एंड सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर हो, कई तरह की। क्योंकि अगर फूड में ज्यादा केमिकल्स मिले हुए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को डैमेज करेंगे, तो कई तरह के कैंसर भी हो सकता है। ऑल्दो सम पीपल, हालांकि कुछ लोग हैं, हु रेगुलरली कंज्यूम अनहेल्दी फूड्स, रेगुलरली अनहेल्दी फूड जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, रेगुलरली कंज्यूम करते हैं अनहेल्दी फूड्स, डू सो नोइंगली, और कुछ लोग तो जानबूझकर, हम ही लोग अगर मान लो चाउमीन खाते रहते हैं, या जाके गोलगप्पे खाते रहते हैं, इस तरह की कई और चीजें, टिक्की खाते रहते हैं, चिली फ्राई खाते रहते हैं, ये क्या है? देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिमेन्स अंडर एजुकेटेड, और बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब एक बहुत बड़ी, सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ की बहुत बड़ी आबादी, लार्ज मात्रा की बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऐसे भी है जो अंडर एजुकेटेड है, कम पढ़ा लिखा है। इस बात अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन की, उसको क्या खाना होना चाहिए इसके विषय में जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। व्हाट इज मोर, जो इससे भी ज्यादा है, इंडिविजुअल्स हु लिव इन फूड डेजर्ट्स, जो फूड डेजर्ट्स, जहाँ के खाने पीने का अभाव है, फूड डेजर्ट्स का मतलब होता है मरुस्थल, फूड डेजर्ट्स मतलब खाने पीने का अभाव है। एरियाज इन लो इनकम, यानी फूड डेजर्ट्स किसको कहते हैं? एरियाज इन लो इनकम नेबरहुड्स, जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ के लोगों की इनकम कम है,
तो उसको उन्होंने कहा फूड डेजर्ट्स। जहाँ पे लोगों की इनकम कम है, इसका मतलब क्या, वहाँ ढेर सारे होटल्स या ढेर सारे ढाबा वगैरह नहीं खुलेंगे। जिस इलाके में ज़्यादा इनकम रहेगा लोगों के, उसी में ज़्यादा होटल वोटल खुलेंगे ना, खाने पीने के दुकान वगैरह खुलेगा ना। इन लो इनकम नेबरहुड्स दैट लेक इजी, तो अब मान लो जहाँ पे लोगों के कमाने की एरियाज कम होते हैं, मतलब स्कोप कम है, तो वहाँ पर तो दुकानें भी कम होंगी, सीधी सीधी बात है। दैट लैक इजी, जिसमें कि कमी हो जाती, इजी एक्सेस टू हेल्दी अफोर्डेबल फूड, तो उस इलाके में अच्छा और हेल्दी फूड तो नहीं मिलेगा। मे नॉट इवन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन न्यूट्रिशियस फूड, हो सकता है उसके पास ये भी चांस ना हो कि उसके पास न्यूट्रिशियस पोषक भोजन मिले, कि सस्ते में जो आएगा वही खाएगा ना। फूड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन हाई पॉवर्टी एरियाज, तो फूड डेजर्ट्स कहाँ होते हैं, जो हाई पॉवर्टी एरिया, जहाँ ज़्यादा गरीबी की संख्या होती है उसमें। सच एज स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज, स्पार्सली का मतलब बहुत हल्के, बस छिट फुट बसा हुआ, कि बहुत कम आबादी वाला अगर रूरल एरियाज है, तो वहाँ पर कोई होटल फूड चेन कैसे बनाएगा भाई, कोई ढाबा कैसे बनाएगा। और डेंसली पॉपुलेट या बहुत ज़्यादा आबादी वाला हो, और लो इनकम अर्बन सेंटर्स की, अर्बन सेंटर्स में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या हो अर्बन सेंटर्स में, कि वहाँ पर लो इनकम वाले लोग हो, तो वहाँ भी फूड चेन, अच्छे अच्छे होटल्स या फूड चेन नहीं मिलेगा। Food deserts most often develop when major supermarket chains either relocate out of these areas or simply refrain from building stores there। क्योंकि ये फूड डेजर्ट्स बनता कैसे है, फूड डेजर्ट्स का मतलब कहने का सेंस है कि ऐसे स्थान जहाँ पे फूड की शॉप वगैरह ना हो। तो ये बनता कैसे है, तो बड़े बड़े सुपरमार्केट अपने आप को वहाँ से हटा लेते हैं, उस इलाके से हटा लेते हैं जहाँ पर उनका बिजनेस ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पे ज़्यादा कमाने वाले लोग नहीं, तो अपने से दूसरी जगह जहाँ पे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज है, उस जगह पे अपने आप को लोकेट कर लेते हैं, रिलोकेट कर लेते हैं। या फिर क्या होता है, रिफ्रेन फॉर बिल्डिंग स्टोर्स देयर, कि भाई उनको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा तो बिक्री होगा नहीं, तो वहां से बचते हैं, रिफ्रेन करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं वहां से बचने का। मेजर फूड रिटेलिंग चेन्स टेंड टू लिमिट देयर स्टोर लोकेशंस टू वेल्दियर अर्बन और सब अर्बन नेबरहुड्स। द मेजर फूड रिटेलिंग चेन्स, जो कि बड़े बड़े फूड रिटेलिंग चेन्स हैं, यानी जो शॉप्स है, वो अपने आप को कहाँ, टेंड टू, उनकी प्रवृत्ति होती है क्या, लिमिट देयर लोकेशन स्टोर लोकेशन टू वेल्दियर अर्बन, जो वेल्दियर है यानी धन संपदा वाले जो अर्बन इलाका है वो, और सब अर्बन जो शहर के आसपास के जो उपनगरीय इलाके हैं, देखो उसमें, यानी जहाँ पे वेल्दी लोग हैं वहां पर वो, चाहे अर्बन हो चाहे कोई भी एरिया हो, सब अर्बन हो, जो वेल्दी लोग हैं वहां पर वो खोलना चाहते हैं। दिस मीन्स दैट दोज हु लिव इन हाई पॉवर्टी एरियाज, इसका मतलब जो ज्यादा गरीबी के क्षेत्र में रहते हैं, ऑफन ऑल्सो लिव माइल्स अवे फ्रॉम फ्रेश मीट्स, वो तो अच्छे मीट से भी दूर है, मतलब अगर गरीबी में रहते हो अच्छे अच्छे ताजे खाने से भी आप क्या है, मीट से भी आप बहुत दूर है, डेयरी प्रोडक्ट से भी आप बहुत दूर है, एंड प्रोड्यूस अवेलेबल एट सुपरमार्केट, और जैसे ऐसे जो प्रोडक्ट जो सुपरमार्केट में ढेर सारे एक साथ अवेलेबल, इन सब चीजों से आप दूर है अगर आप गरीबी वाले एरिया में रह रहे हैं। फर्दर मोर, इससे भी ज्यादा, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर डिस्पोर्शनेटली, इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हाइफन नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये जो मतलब एक कॉमा नहीं होना, डिस्प्रोपोर्शनेटली कंसंट्रेटेड इन लो इनकम एरियाज, की जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट हैं वो डिस्प्रोपोर्शनल मतलब असमान रूप से लो इनकम एरिया में कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ठीक से लोकेटेड नहीं है। सिंपल सी बात, कहने का पूरा पड़ेगा आपका सेंस ये हुआ कि जो गरीब लोगों का जो एरिया है वहाँ पे अच्छे खासे होटल्स वगैरह नहीं खुलते, वहाँ पे लोगों को अच्छे से आसानी से ताज़ा फ्रेश खाना नहीं मिलता, उनका न्यूट्रिशन वाले फूड भी उनको नहीं मिलता, ये है प्रॉब्लम जहाँ भी गरीबी वाला एरिया है, चाहे वो एरिया कोई भी हो। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। द बेस्ट पॉसिबल टाइटल फॉर द पैसेज क्या होना चाहिए, सुपरमार्केट्स कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी इन अमेरिका, द डेंजर्स ऑफ फास्ट फूड, फूड डेंजर्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर डाइट, पूरी की पूरी बात इसी पर डिपेंड करता है, तो ये होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। पूरा फूड डेजर्ट्स पे तो है, पूरा पूरा सेंटर में बात फूड डेजर्ट्स फूड डेजर्ट्स फूड डेजर्ट्स फूड डेजर्ट्स करता रहा पूरे पैराग्राफ, तो यही होना चाहिए था, ठीक। और सब किसी को तो बात ही नहीं कर रहा है, सब तो एक एक चीज कहीं आया कहीं एक एक लाइन में आया गया, और ये पूरे 50 बार, तो ये ध्यान रखिए जो पैसेज का थीम होता है उसमें देखा था किस बात को बार बार दोहरा रहा है, किस बात पे बार बार फोकस किया जा रहा है, तो जिस बात को बार बार दोहरा रहा है, जिस बात पे बार बार फोकस कर रहा है, जिस चीज को बार बार रिपीट कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वही पैसेज का थीम होगा ना, तो ये ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरियस हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न अमेरिका रिलेटेड टू, तो पहले ही लाइन में लिख रखा था पुअर डाइट, तीसरा फटाफट बन गया। नेक्स्ट क्या है कि फूड डेजर्ट्स आर, फूड डेजर्ट्स है क्या, एरियाज हैविंग लार्ज सुपर मार्केट, ये तो है ही नहीं, पहला गलत हो गया, लो इनकम एरियाज विदाउट एक्सेस टू हेल्दी फूड्स, यही होगा, मतलब ये सेकंड ऑप्शन हो गया।
या एरियाज नॉट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट, ये तो होगा नहीं। तो लो इनकम एरिया मतलब जहाँ पे विदाउट एक्सेस है, जहाँ पे हेल्दी फूड नहीं, उसको क्या कहते हैं? फूड एरियाज कहते हैं। यही बात हुई। नेक्स्ट, fourth number question. Nowadays there are much more criminals, there are much more criminals the policeman। आजकल जो है कुछ ज्यादा ही द की जगह द, तो क्या इसमें गलती ढूंढना है? गलती क्या करें? क्या कह रहा है कि आजकल जो है पुलिस वालों से ज्यादा, पुलिस वालों से ज्यादा अपराधियों की संख्या हो गई। ये तो कहना चाह रहा है कि आजकल पुलिस वालों से ज्यादा संख्या क्या हो गई? अपराधियों की हो गई। आजकल पुलिस वालों से ज्यादा संख्या अपराधियों की हो गई। तो ये कॉम्पेरेटिव डिग्री हुआ। कॉम्पेरेटिव डिग्री हुआ तो मान लिया मोर का इस्तेमाल किया, तो देन किधर है भाई? तो यहाँ पर सी में गलती होनी चाहिए, क्या? बी में। अच्छा, ये हुआ ए, ये हो गया बी, ये हुआ सी में, और डी या ई तक है नो एरर। ई 5 ऑप्शन। तो यहाँ सी में करके आएंगे, और क्या होना चाहिए? देन। सी में करेंगे देन द पुलिसमैन। और ये जो मच है, इसको भी चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनी कर सकते हैं, मैनी मोर। तो किसी वजह से मच मोर अपने आप में ठीक है, लेकिन जो बड़ी गलती इसकी है ध्यान है। ठीक है, तो जो काउंटेबल चीज है उसके साथ हम लोग मैनी मैनी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मच का भी चलता है, मच मोर को जो मॉडिफाई करते हैं वो मच से हम लोग कर सकते हैं। तो मच मोर भी अपने में ठीक है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देन तो होना ही चाहिए था। देयर आर मच मोर क्रिमिनल्स देन द पुलिसमैन। मच मोर क्रिमिनल्स, मोर ये जो मच आया है ये मोर को मॉडिफाई कर रहा है कि और ज्यादा। ठीक है, तो मच मोर क्रिमिनल्स देन, और लोग मैनी मोर भी यूज कर, लेकिन देन सबसे बड़ी गलती है। देन होना ही चाहिए, जब कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो देन होना ही चाहिए, बिना देन के कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर डिस्कस द मैटर फॉर एन आवर द कमिटी adjourned without having reached any decision की। क्या कह रहा है कि आधे घंटे डिस्कस करने के बाद जो कमिटी था, एडजर्न, एडजर्न का मतलब था टाल देना, विदाउट हैविंग रिस्क एनी डिसीजन की, बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही, बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही जो कमिटी था उसने क्या किया? एडजर्न कर दिया। ठीक है, तो ये क्या क्या गलती है इसमें? अभी तक मिल जानी चाहिए एरर। इसमें सिंपल सा रूल आपको समझ रखना, ये बार ग्रामर बाद में कई बार ये मैंने चर्चा किया है ग्रामर कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगता है। या तो प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट नाउन आता है, नहीं तो अगर वर्ब आया तो उसमें आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाना पड़ता है, या तो सीधा नाउन है। तो आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये क्या? आफ्टर डिस्कसिंग, आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर हाफ एन आवर, आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर हाफ एन आवर, या ऐसे भी आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द मैटर फॉर हाफ एन आवर, ऐसे भी हो सकता है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द मैटर फॉर हाफ एन आवर, ऐसा भी हो सकता है। दोनों आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द, फिर डिस्कशन लिखते तो ऑफ लिखना पड़ता, आफ्टर द डिस्कशन, फिर डिस्कशन के पहले द भी लगता, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द मैटर फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, द डिस्कशन ऑन द मैटर फॉर हाफ एन आवर, ऑन द डिस्कशन के साथ ऑन, डिस्कशन ऑन द मैटर फॉर हाफ एन आवर, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो नॉर्मल तो डिस्कस है तो आईएनजी, आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर हाफ एन आवर, तो बेहतर ये था डिस्कसिंग लिखे। ठीक है, आफ्टर द डिस्कशन ऑन द मैटर फॉर हाफ एन आवर से बेहतर कि आफ्टर डिस्कसिंग। सिंपल से, ये डिस्कस क्या है? वर्ब है, प्रीपोजिशन के वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। दो ही नियम होता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन ले आइए, और प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन नहीं लिया तो वर्ब में आईएनजी लगा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। कि आज जो peculiarities है, विशेषता है जो आधुनिक दुनिया की, वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अंतर करना। जो प्रेजेंट एज को अंतर करता है, दूसरे से अलग करता है, वो है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स की भरमार पड़ी है। बुक्स हर तरफ देखिए, बुक्स 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 बुक्स। तो आज की दुनिया की ये क्या है, पेक्युलिटीज, जो आज की दुनिया को डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है। तो ये प्रोनाउन में पढ़ा रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन में साफ साफ पढ़ा रखा है। सिंटेक्स में भी ऐसा चर्चा होती है, सिंटेक्स में भी होता है, प्रोनाउन में भी होता है। विच के पहले क्या है, पेक्युलिटीज। पेक्युलिटीज क्या है, प्लूरल है, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इसके पहले नाउन क्या हुआ, पेक्युलिटीज, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से वर्ब चलेगा। तो ये पेक्युलिटीज है और यह विच है, विच के पहले पेक्युलिटीज प्लूरल नाउन हुआ, तो वर्ब क्या होना चाहिए था, डिस्टिंग्विश। यस लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ विच के पहले पेक्युलिटीज, यहाँ वन सब्जेक्ट नहीं है। अगर यही विच नहीं होता तो फिर सिंगुलर वर्ब होता। ठीक है, ये विच होने का पढ़ा रखा, सिंटैक्स में बता रखा है, इसको जाकर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये विच आ गया, विच के पहले क्या आ गया, पेक्युलिटीज आ गया, तो विच का एंटीसीडेंट पेक्युलिटीज हो गया, इसलिए पेक्युलिटीज के हिसाब से वो जानबूझ के वन ऑफ शुरू में रख रखा था ताकि लोग इसको क्या करें, इस पर ध्यान ना दें। लेकिन ये भूल गए कि यहाँ पेक्युलिटीज के बाद यही अगर विच नहीं होता तो हम लिखते हैं डिस्टिंग्विश, वन ऑफ पेक्युलिटीज दैट डिस्टिंग्विशेस, ऐसे हो सकता है, वन ऑफ पेक्युलिटीज इज, वन ऑफ पेक्युलिटीज आर, तो आर की जगह इज कर देते। लेकिन विच लिखने में सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, पेक्युलिटीज, और ये प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या हो गया, जहां विच लग जाता है, दैट लग जाता है, तो ठीक देखना पड़ता है उसका एंटीसीडेंट क्या है, ये बता रखा है प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एडमोनिश, एडमोनिश का अपोजिट ढूंढना है। एडमोनिश का अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या, उल्टा वर्ड। अपोजिट मतलब विपरीत, विपरीत अर्थ वाले, विलोम अर्थ वाले, विलोम या विपरीत अर्थ वाले। तो इसका तुम ही नहीं देख सकते, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, कांग्रेचुलेट का मतलब होता है मुबारकबाद देना। तो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना फटकारना। एडमोनिश का मतलब क्या है, डांटना फटकारना, चाइड। तो अपोजिट क्या होगा, प्रेज। प्रेज का मतलब क्या, एडमायर, तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो एडमोनिश का मतलब चाइड या डांटना या फटकारना, और प्रेज का मतलब एडमायर, तारीफ करना या प्रशंसा करना। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रेस को देखिए, क्या मिला, क्या क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है, सिनोनिम्स, समानार्थक। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि, समृद्धि। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ब्लिस का मतलब होता है आनंद, और सौरो, सौरो का मतलब दुख। ढूंढना क्या, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या, समानार्थक, एक जैसा मीनिंग रखने वाला, समानार्थक या एक जैसा मीनिंग रखने वाला, सेम मीनिंग रखने वाला। तो पहले तो फेलिसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फेलिसिटी का मतलब होता है अत्यधिक आनंद, बहुत ज्यादा आनंद, अति आनंद, परमानंद। फेलिसिटी, परमानंद, असीम आनंद। तो फिर तो क्या हो जाएगा, और उसका सिनोनिम ढूंढना समानार्थक। तो ब्लिस का मतलब भी होता है क्या, एक तो होता है ब्लेस, तो ब्लेस का तो मतलब होता है आशीर्वाद देना, ब्लेस। और ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, असीम आनंद, जिसमें आनंद का कोई ठिकाना ना हो। तो फेलिसिटी का क्या हो जाएगा, सी। सिनोनिम ढूंढना तो क्या होगा, सी। नेक्स्ट, स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ये तो इतना कॉमन वर्ड है कि फटाक से बना देंगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ढूंढ लिया। सारे क्या होगा, ए फर्स्ट। ये तो बहुत आसान था,
और कुछ लोगों के लिए ये भी मुश्किल होता है, डे टू डे लाइफ में इतना यूज करते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट कई कई स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है ये। वैसे देख रेफ्रिजरेटर इतना हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है तो कई लोग इसके स्पेलिंग गलत करके आ जाते हैं। कोई तो फ्रिज का फ्रिज FREEZ वाला जो फ्रिज होता है उसके हिसाब से बना के आ जाते हैं। नेक्स्ट, चूज द वन वर्ड व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है? ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, किसी काम को करने का एक खास तरीका। किसी काम, जैसे हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना, हर व्यक्ति, जैसे मेरा अपना पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, आपके पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपके जो रूममेट है उसके पढ़ने का तरीका अलग होगा, खाना ही कोई बनाता है तो किसी हर व्यक्ति का खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और आप तो बिल्कुल स्वाद से बता सकते हैं कि भाई किस व्यक्ति ने खाना बनाया, ऐसा भी होता है, खाने के स्वाद से बता सकता किसने खाना बनाया। आप अपने घर में भी ऐसा देखते होंगे। तो पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मतलब तो प्रक्रिया हुआ। नेक स्किल के लिए इस्तेमाल होता है, वर्किंग पैटर्न, काम करने का पैटर्न। मोडस ऑपरेंडी, ये क्या होता है? मोडस ऑपरेंडी, किसी काम या, और देखिएगा ये बहुत लीगल वर्ड है, लीगल वर्ड है। जो कानून होता है, लॉ जो होता है, लॉ में जो सजा दिया जाता है तो कहता है सजा जो है मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से होता है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या है कि आपने क्राइम कैसे किया है इसके आधार पर सजा दी। अगर कोई गलती आपसे, मतलब कोई क्राइम आपने मजबूर होकर कर लिया है तो उस पर उतनी आपको सजा नहीं मिलेगा। शौक में किया, बहुत क्रूरतापूर्वक किया, बहुत घिनौने ढंग से किया, तो छोटे से काम को भी अगर आपने बहुत घिनौने, बहुत क्रूरता, निर्ममता से किया है तो उसके लिए सजा ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना है। तो इसलिए मॉडस ऑपरेंडी बहुत, लॉ में तो बहुत मायने रखता है मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब काम करने का तरीका है, टेक्निकल वर्ड ये है मॉडस ऑपरेंडी। पेपर मैगजीन पढ़ते रहेंगे तो मॉडस ऑपरेंडी आपको बहुत मिलेगा, बहुत बार यूज होता है पेपर मैगजीन। नेक्स्ट क्या है? ईडियम है। नेक्स्ट क्या है? ईडियम। A storm in a teacup. 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 कई बार पूछा है ये storm in teacup कई बार पूछा है। Stream while having tea, मतलब क्या? वाप लेना, टीम लेते थे। Big fish over a small matter. Soothing which encourages something, sorry something का स्पेलिंग ठीक नहीं है इसलिए सूदिंग मैंने पढ़ दिया था। something which encourages special positions, तो उसे आपने बना दिया होगा मुझे पता है। बिग फश ओवर स्मॉल मैटर, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े तमाशा करना, यानी बात का बतंगर बनाना जो होता है उसको कहते हैं a storm in the teacup। बात का बतंगर बनाना, छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे मामलों को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, बहुत सीरियस बना देना, ये क्या कहलाता है? a storm in a teacup। A storm in a teacup। Do you want balloons? He said to the child. Do you want balloons? He said to the child. Do you want balloons? He said to the child. तो क्या हो जाएगा? क्या चेंज करना? नरेशन चेंज करना। मार्क ऑफ इंटरोगेशन है तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा यस नो क्वेश्चन होगा कि WH क्वेश्चन होगा। तो WH वर्ड इसमें है नहीं, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन, इसका मतलब क्या? हमको कनेक्टर चाहिए इफ या वेदर। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए देखिए, और फिर टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ही सेड टू द चाइल्ड, पहले तो आस्क्ड होना चाहिए, तो आस्क्ड देखिए सब में लिख रखा है, वेरी गुड। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ, और इसमें लिख रखा वेदर, इसमें लिख रखा इफ, इसमें लिख रखा इफ, इसमें लिख रखा वेदर, दोनों होता है, इफ और वेदर भी होता है। तो डिसाइड किससे होगा? टेंस से डिसाइड होगा कि डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं किसमें है, तो पास्ट इंडेफिनिट इसमें तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो हैड प्लस वी खत्म हो गया। इसमें भी ये वुड ले आया पता नहीं कहां से, इसमें भी वुड ले आया, तो सिंपल सा क्या होना चाहिए? पास्ट में वुड। विल होता तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है, इसमें तो विल है ही नहीं, तो वुड वाला तो कोई केस नहीं होगा। यही लोग फंसते हैं। कुछ लोग कहते हैं वुड भी तो पास्ट टेंस ही है, वुड भी तो पास्ट टेंस है, फिर ये क्यों नहीं होगा? भाई वुड तब पास्ट टेंस माना जाएगा जब हमारे सेंटेंस में विल हो।
तो विल का पास्ट टेंस बनाना तो वुड होगा, नॉर्मल पास्ट टेंस तो वी टू से बनता है, नॉट तो वी टू वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए, वी टू वाला ये ऑप्शन है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था। नहीं तो कई बच्चे इसी में लग जाते हैं कि वुड भी तो पास्ट टेंस है, ग्रामर में पढ़ रखा होता कि वुड पास्ट टेंस, लेकिन वुड पास्ट टेंस को मानने के लिए हमारे डायरेक्ट नरेशन में जो है विल होना चाहिए या शैल होना चाहिए। तो जहाँ विल और शैल होगा फिर उसको इसमें वी टू वाला नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। जिस सेंटेंस में विल और शैल होगा उसमें वी टू नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अगर मान लो ही विल गो है तो हमको ही वुड गो करना है, ही वेंट नहीं करके आना है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। अगर V1 से बनाया तो हमको V2 में जाना पड़ेगा, अगर शैल विल से बनाया तो हमको वुड शुड में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, यानी कन्विक्ट को जिस पर आरोप लगा था उसको दोषी पाया, यानी पर कन्विक्ट का मतलब क्या हुआ, जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोपित व्यक्ति जो है उसको दोषी, यानी जिस पर एक तो वह आरोपित, तो कोई अगर आरोपी है जिसका मतलब वो दोषी है जरूरी नहीं है। तो कन्विक्ट का मतलब है जिस पर आरोप लगा है, कन्विक्ट का मतलब दोषी नहीं, अभी आरोप लगा है, जब वो गिल्टी हो जाएगा तो फिर क्रिमिनल कहलाएगा, साबित हो जाएगा। तो हमें ढूंढना एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अब वाज फाउंड है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, पहली ही बात है, तो पहले पास्ट इंडेफिनिट तलाशना पड़ेगा। उसके बाद देखना कन्विक्ट से कोई ऑप्शन शुरू नहीं होना चाहिए, जो भी कन्विक्ट से ऑप्शन शुरू होगा वो सारा गलत होगा। चलिए कन्विक्ट से एक भी ऑप्शन शुरू नहीं, बहुत समझदार है। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट ढूंढिए इसमें, पास्ट इंडेफिनिट कौन है, द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, ये देखिए फाउंड लिखा है इसमें, द जूरी फाइंड्स, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। द जूरी फाउंड दैट द कन्विक्ट वाज गिल्टी, द जूरी फाउंड दैट द कन्विक्ट वाज, दैट द पूरा सेंटेंस बना लिया, ये कहाँ से आ गया क्लॉज, द जूरी कन्विक्टेड हिम, जूरी ने कन्विक्ट किया नहीं था, द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, ये होगा ना, द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, कि जूरी को क्या मिला, कन्वर्ट, जो आरोपी था वो गिल्टी पाया उसने। इसमें क्या दिक्कत है कि ये पूरा सेंटेंस ही बना दिया दैट इट वाज गिल्टी, ये तो दैट का कहीं कनेक्टर लाने का क्यों, क्या स्कोप है। कनेक्टर तो हम तब लाते हैं जो अलग अलग सेंटेंस में, अगर दो अलग अलग क्लाउज होता, दो अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब होता, तब हम दैट वर्ड से जोड़ते हैं, या दो अलग अलग क्लॉज नहीं तो सिंपल द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द जूरी, एक ही क्लॉज है, एक ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से चल रहा है, तो उसमें दैट लाने का कोई तुक नहीं बनता। दैट तब आता है जब दो, जैसे ही सेड दैट, इस तरह का सेंटेंस हो, दैट होता है, दैट भी आता है। तो द फाउंड, द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, तो सी ऑप्शन। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डे बाय डे, तो ये सेंस के हिसाब से देखिए, आप लोग पहले बनाइए क्या बनते हैं, बनाते हैं वैसे, और नॉर्मली हम देखें तो मीनिंग के हिसाब से तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें होना है चेंज लिखा, इसका मतलब बदलता था, हर दिन बदलता था। हैड चेंज्ड, ये तो हैड चेंज होता है जब कोई काम पास्ट ऑफ द पास्ट में होता, पास्ट परफेक्ट का वैसे इस्तेमाल करने। कुड चेंज, तो ये तो मीनिंग होता है भाई हर दिन बदल सकता था, तो मीनिंग तो सब है। लेकिन यार डे बाय डे से सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हर दिन बदल रहा है। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी, कि शहर का जो अपीयरेंस है वो हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, डे बाय डे, डे बाय डे, हर दिन बदल रहा है, यानी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जब हम किसी चीज को डे बाय डे लिख रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना क्या है, ज्यादा बेहतर, कि जो काम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, होते होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, लगातार होते जा रहा है, जो स्टार्ट हो गया और चलता ही जा रहा है, स्टार्ट हो गया और चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं। और ये टेम्पररी हो गया, बदल ही रहा, बदल ही रहा, बदल ही रहा, तो इसका मतलब परमानेंट एक्शन नहीं हुआ, टेम्पररी हुआ, काम होता रह रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। तो जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, जो हमेशा प्रोग्रेस में रहता है, उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बनना चाहिए, इसलिए क्या होगा, चेंजिंग। मेन रीजन क्या है कि ये बदलता जा रहा है, बदल काम रेगुलरली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो होता जा रहा है, और ये परमानेंट एक्शन नहीं है, बदलता जा रहा, बदलता रहा, मतलब टेम्पररी है, चेंज हो रहा है। जो जो टेम्पररी एक्शन उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेम्पररी एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, टायर्ड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है,
टायर्ड या फैटिग्ड, थका हुआ, एग्जॉस्टेड। लेट्स अ डे, ये ईडियम है, ये ईडियम है, मतलब ये देखिए देख रखा फिल्म द ब्लैंक्स में देख रखा, लेकिन ये एक्चुअली ईडियम का क्वेश्चन है। ईडियम क्या, एक ईडियम होता है कॉल इट अ डे, ये ईडियम है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है समझौता करके मिलजुल के किसी काम को खत्म कर लेना। मिलजुल के मतलब आपस में तय विचार के चलो यार खत्म करते हैं, आपसे यार खत्म करें, आपने कोई हाँ खत्म करें चले, और हाँ चलो खत्म करें चलते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कॉल इट अ डे, यानी किसी चीज को समाप्त करना, सब मिलजुल कर कोई मिलकर एक डिसीजन लेके किसी एक्शन को, किसी काम को रोकना, समाप्त करना, फिनिश करना, ये होता है कॉल इट अ डे। तो जब आप थक गए तो यार बहुत थक गए आप, चलो बंद करते हैं, तो किसी काम को रोकना, किसी काम को बंद करना, कॉल इट अ डे कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल इट अ डे। तो आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स कॉल इट अ डे, तो ये इडियम, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, मैनी अ मैन, ये आप इसको डिटर्मिनर का क्वेश्चन कह लीजिए, एडजेक्टिव का क्वेश्चन कह लीजिए। एडजेक्टिव में भी बता रखा है, एडजेक्टिव में भी बता रखा है मैनी अ मैन, और ये कभी कभी सिंटैक्स में, कई बुक में ये सिंटैक्स में भी रहता है, तो मैं जनरली इसको एडजेक्टिव में पढ़ा देता हूँ, फिर सिंटैक्स में भी एक बार चर्चा करता हूँ, मैं दोनों जगह चर्चा कर देता हूँ। और कर रखा आपने देखा होगा, अगर आप क्लास देखेंगे तो ये क्या होगा, देखते ही बन जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे है, बार वो पूछता है। क्या जवाब है आप लोग का? आप लोग तो देखते ही बना दिए होंगे। तो क्या बता रखा है कि मैनी ए के साथ नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो मैनी, मैन तो यहाँ हो गया, अब हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए। आर सिंगुलर तो है नहीं, खत्म। वर्ब सिंगुलर भी है नहीं, हैव बीन भी सिंगुलर है नहीं, तो एक ही बचा। इस मैनी ए और मैनी एन के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ये हमेशा ध्यान रखिए, दोनों आता रहता है, हमेशा आता रहता है। मैनी ए या मैनी एन, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, मैनी ए और मैनी एन के साथ। The reward was not commensurate. ओके, थोड़ी सी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई है इसमें, स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ। The reward was not commensurate, ये आर नहीं होगा, एन होगा। commensurate, आर की जगह एन। commensurate, commensurate का मतलब होता है किसी चीज के अनुपात में होना या किसी चीज के हिसाब से होना। ये commensurate जो है ना, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी बार बार पूछता है। commensurate यानी दो चीज है, दोनों का आपस में फिक्स अनुपात होने या अनुपात जैसा होना, मिला जुला होना, मतलब किसी के हिसाब से होना, के अनुपात में, किसी किसी के बराबरी में। तो किसी के बराबरी में भी कह सकते हैं, किसी के अनुपात में भी कह सकते हैं, समानुपात, अनुपात वगैरह जो कहते हैं। तो मतलब दो चीजों का जब रेशियो एक जैसा होता है तो एक समान पैरेललिज्म में चलता है, तो उसको कमेंसुरेट कहते हैं। स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है कमेंसुरेट। तो कह रहा है कि द रिवॉर्ड वाज नॉट कमेंसुरेट। अब इसका प्रीपोजिशन क्या होगा बताइए फटाफट। प्रीपोजिशन क्या आपके हिसाब से, क्या प्रीपोजिशन होगा? तो कमेंसुरेट का प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है विथ। कमेंसुरेट का प्रीपोजिशन है विथ। कमेंसुरेट विथ, किसी चीज के अनुपात में होना, किसी चीज के हिसाब से होना। दो चीजें अगर एक दूसरे के अनुपात में, एक दूसरे के हिसाब से, एक दूसरे के मुताबिक, ये भी कह सकते हैं, जैसा एक हो ना उसी के हिसाब से दूसरा, कमेंसुरेट विथ। In the tragic incident, in the tragic incident, none of the 45 passengers, कि जितने भी 45 पैसेंजर उसमें से कोई भी नहीं, ट्रेजिक का मतलब दुखांत, एक दुखांत इंसिडेंट हुआ, एक दुखांत घटना घटी, उसमें जितने भी 145 के 145 उसमें से कोई भी नहीं, क्या कुड सर्वाइव्ड, कुड के साथ तो B2 हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ही गलत है। और क्या करें, सर्वाइव्ड, इज सर्वाइव्ड, और नन ऑफ के बाद 145 तो इज तो ऐसे ही नहीं हो सकता। अगर नाउन इतने प्लुरल है 145 तो वर्ब भी क्या, नन ऑफ के बाद नाउन भी प्लुरल तो वर्ब भी नॉर्मली यही हो। और उसके बाद भी सर्वाइविंग का स्पेलिंग, ये सर्वाइविंग स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सर्वाइविंग ऐसा। एक सेकंड, नन ऑफ द
तो इन द ट्रेजिक इंसिडेंट नन ऑफ द, ये तो कहानी खत्म हो चुकी है, हो चुका है, मतलब घटना घट चुकी है। तो घटना घट चुकी तो टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए, सर्वाइव्ड। कि जो ट्रेजिक पास्ट की घटना, देखिए ये सही को ये भी हो सकता है सर्वाइव, कि नहीं बचता है, ये भी चलेगा, नन ऑफ द 145% सर्वाइव। लेकिन घटना सेंटेंस से लगता है घटना घट चुकी है। तो घटना अगर घट चुकी है, घटना अगर हो चुकी है, तो घटना अगर घट चुकी है, घटना अगर हो चुकी है, तो उसको हमको पास्ट इंडेफिनिट बताना है। कोई भी अगर घटना घट चुकी है, हो चुकी है, तो हमको पास्ट इंडेफिनिट बताना चाहिए, टेंस में बता रखा है। तो इसलिए सर्वाइव्ड, कि इन द ट्रेजिक इंसिडेंट नन ऑफ द 145 पैसेंजर्स सर्वाइव्ड, कि उस दुखद घटना में जो 145 पैसेंजर थे उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा बचना। सर्वाइव का मतलब है जिंदा बचना। What is the part of speech of its? What is the parts of speech of it? सर टेक्निकली देखें तो इसका सीधा इट्स क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो ये है ही, लेकिन ये पॉसेसिव केस भी है। तो अगर हम नॉर्मली जाके देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो केस की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, यह ध्यान देने की बात है। ऐसा नहीं इट्स पॉसेसिव केस नहीं है, पॉसेसिव केस है। कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पॉसेसिव केस नहीं आता, केस नहीं आता, नंबर नहीं आता, नाउन आता। इसलिए बेहतर ऑप्शन है एडजेक्टिव करके आना। वैसे इट जो है पॉसेसिव केस भी है, पॉसेसिव केस, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव मैंने पढ़ा रखा, उसमें बता रखा पॉसेसिव एडजेक्टिव ही है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आता है। तो अगर ये ऑप्शन है तो पहले एडजेक्टिव ही करना चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रोनाउन है नहीं। प्रोपोजिशन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। और एडजेक्टिव जब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में केस का नाम तो नहीं सुना हो ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना होगा। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अगर ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडजेक्टिव ऑप्शन नहीं होता, तो इसको करके आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली। एक लड़का था जिसका नाम अली था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PQRS? क्या करेक्शन था उसको, पहला दिया हुआ है, लास्ट भी दिया हुआ। अब देखिए मैंने पिछले टेस्ट में कहा था कि जंबल सेंटेंस और जंबल पैराग्राफ, ये जंबल पैराग्राफ वाला ऑप्शन है ना, तब सब में फुल स्टॉप है, तो ये बनाना उससे ज्यादा आसान होता है। इसमें भी प्रोनाउन वाला गेम खूब चलता है, नाउन प्रोनाउन वाला। अब देखिए देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली, he lived with his parents, they were very poor। अब यहाँ देखिए his parents, तो दे किसके लिए आया, पेरेंट्स के लिए आया। इसका मतलब क्यू के तुरंत बाद एस होना चाहिए था, तभी तो ये दे आएगा, क्या पेरेंट्स के लिए आएगा। तो क्यू के बाद देखिए एस किस में है, तुरंत बाद। क्यू के बाद देखिए एस इसमें है, इसमें एस के बाद क्यू है, कोई सेंस नहीं बनता है। इसमें बीच में पी आ गया है, यानी सबसे बेहतर ऑप्शन सी ही होना चाहिए। अब देखते हैं, देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली, ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स एस दे वर वेरी पुअर, वे बड़े गरीब थे। दे किसके लिए आया, पेरेंट्स के लिए। पी, दी आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क बट अली रिफ्यूज्ड टू वर्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या मिसप्रिंट हो गया कि दी पेरेंट्स होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, दी, कि पेरेंट्स ने कहा, द पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, पेरेंट्स ने कहा कि देखो बड़े गरीब है तो काम ढूंढ लो, तो बट अली रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन अली ने काम करने से मना किया। दे आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस, तो क्या कर, घड़ी छोड़ दो, काम नहीं ढूंढ सकते तो घड़ी छोड़ दो। तो बेहतर ऑप्शन क्या हुआ, यही हुआ। देयर वाज अ नेम्ड अली, क्यों, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, दे वर वेरी पुअर, अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। दे वर विद, किसके लिए, पेरेंट्स का, बहुत गरीब थे। दे पेरेंट्स आस्क्ड, क्योंकि पेरेंट्स की चर्चा पहली बार हुई तो दा नहीं लगाया, दोबारा चर्चा हो रहा था दा लगा के बात करते। आर्टिकल में बता रखा है कि एक ही नाउन की अगर दोबारा चर्चा हो तो दा लगा के बात करते, तो पेरेंट्स की दोबारा चर्चा की तो दा लगा दिया। या तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है या दा का इस्तेमाल करता है। पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, कहा भाई गरीब है, तो अब ये बाद में आना चाहिए, क्योंकि काम ढूंढने के लिए कहा, गरीब है तो काम ढूंढने के लिए कहेगा, तो ये इसलिए बाद में आता है। ये QS के बाद इसका लॉजिक बनता है, बट अली रिफ्यूज टू वर्क। आसान है, कोई मुश्किल नहीं था, तो ये और आसान होता है। ये जो फुल स्टॉप वाला होता है ना, ये और ज्यादा आसान होता है, एकदम आसान सा होता है। और हमेशा मैं कहता हूँ जब भी जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ बनाइए,
तो प्रोनाउन को जरूर ढूंढिए, नाउन प्रोनाउन को जरूर ढूंढिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल होता है, प्रोनाउन चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है कि भाई नाउन है तो नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, ये ग्रामर का बेसिक रूल है। तो जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ में नाउन को रिपीट कर ही नहीं सकते, वो तो नाउन को रिपीट करेगा तो या तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करेगा या प्रोनाउन लाएगा। इस छोटे से रूल को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ पक्का बनेगा, आसानी से बनेगा, क्योंकि नाउन आएगा ही, अगर आप इतने वर्ड्स लिखेगा तो नाउन को रिपीट करना ही पड़ेगा। नाउन को रिपीट करेगा नहीं, नाउन के लिए प्रोनाउन आएगा, तो आप नाउन प्रोनाउन को खाली मैचिंग कर लीजिए, काम बन जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, मिलते हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, कभी कोई दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारे साथ रहिए, बने रहिए, दिक्कत वैसे मैं होने नहीं दूंगा। इम्पैक्ट एकेडमी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा।